पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। हम एक पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक बसेस को पाकिस्तान में अडाप्ट किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो पाकिस्तान में इस साल से ऑपरेशन करना शुरू कर देंगी। डाइवो जो कि पाकिस्तान की एक प्राइवेट कंपनी है, उसने चाइनीज़ कंपनी स्काईवेल के साथ यानी हमारी प्राइवेट कंपनी ने इस एग्रीमेंट को साइन किया है। इलेक्ट्रिक बसेस, ई बसेस या ऑब्वियसली आपको उनको ग्रीन बसेस भी कह सकते हैं, जिससे पोल्यूशन की रिडक्शन जो है एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है और इससे ऑब्वियसली एक अहम रोल प्ले होगा। लेकिन इसका सेकंड फेज़ जो है शायद ज़्यादा खुशाइंद है, इसलिए कि सेकंड फेज़ में 3 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर ही इन ई बसेस की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है। $50 मिलियन जो है इन बसेस की प्रोडक्शन के पहले फ़ेज़ में इन्वेस्ट किए जाएंगे। उसके बाद होपफुली 3 साल बाद इसके समराज जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगेन इस स्टेप के लिए मेरे पास एक पॉजिटिव ओपिनियन ही है देने को। गो के अगर हम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करें तो हाउएवर मेरे ख्याल से अप नॉर्थ से इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है सबसे पहले होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एरिया जो है पोल्यूशन के लिहाज से वो अप नॉर्थ के एरियाज़ हैं, जहाँ पे बर्फ़ानी पहाड़ मौजूद हैं। इनफैक्ट मेरे ख्याल से इस मौके पे जो सबसे अहम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की कन्वर्जन है वो बेसिकली कंटेनर ट्रक्स की होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान की पीक नॉर्थ पे यानी चाइनीज़ बॉर्डर से सी पैक के थ्रू या दूसरी ट्रेडिंग के थ्रू जो है पाकिस्तान के सबसे बर्फ़ानी पहाड़ों की रेंज से गुज़रते हैं। ऑफ कोर्स उसका धुआं जो है वो बर्फ़ानी पहाड़ों पे जाके एक लेयर बना देता है और ये पहाड़ों की कुदरती बर्फ़ को पिघलने के इफ़ेक्ट को कई गुना बढ़ा देते हैं। और चूँकि हम दरियाओं के ज़रिए इंटरकनेक्टेड हैं तो इसकी मेल्टिंग से जो है बहुत ज़्यादा तबाही होती है, जिससे फिर पूरे पाकिस्तान में इफ़ेक्ट होता है। तो ये बहुत अहम चीज़ है। तो अप नॉर्थ जो हैं इनकी बहुत प्रायोरिटी की ज़रूरत है और ई कंटेनर ट्रक जो हैं इसमें बहुत अहम हैं, लेकिन ई बसेस भी जो हैं वो इसमें बहुत अहम रोल प्ले करेंगी। इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है, जिसके मुताबिक इंडिया जो है वो मिलिट्री एक्शन की जानिब भी पेशकदमी कर सकता है अगर दोनों के दरमियान यानी चाइना और इंडिया के दरमियान जो है डिस्कशन से कोई रिज़ल्ट सामने नहीं निकलते। बहुत से इंडियन मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने ही स्टेटमेंट पे अपनी रिजर्वेशंस दिखाई हैं, चूँकि अभी दोनों के दरमियान जो है डिप्लोमेटिक टॉक्स जारी हैं, को कि उसमें कोई सक्सेस नज़र नहीं आ रही। एक जो चीज़ मुझे अभी तक समझ नहीं आई है वो ये कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक कोई भी चाइनीज़ जो है वो इंडियन टेरिटरी में नहीं घुसे हैं। तो फिर ये डिप्लोमेटिक टॉक्स जो है किस बारे में हो रही हैं, या जनरल बिपिन जो हैं इस तरह की स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। बहरहाल इस सिचुएशन के बारे में कुछ दिन पहले भी एक अपडेट सामने आई थी। G20 को रिसेंटली सैटेलाइट के ज़रिए चाइना और इंडिया के बॉर्डर के करीब स्पॉट किया गया था। टू बी ऑनेस्ट जहाँ तक मुझे लगता है चाइना ने डिलिबरेटली इनको एक्सपोज किया है, ना सिर्फ एक मैसेज को दिखाने के लिए बल्कि इस होप में कि रफ़ाल को जल्द वहाँ डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि वो रफ़ाल के ख़िलाफ़ अपनी टेस्टिंग्स कर सकें और उसके मुताबिक जो है रफ़ाल को एक तरह से टेस्ट कर सकें, और अगर कोई प्रॉब्लम उन्हें दिखाई देती है तो आने वाले वक्तों में इसमें वो करेक्शंस कर सकते हैं या इफ़ेक्टिव काउंटर स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं। इंडिया भी ऑफ कोर्स काउंटर स्ट्रैटेजीज़ बना सकता है, लेकिन मॉडिफिकेशन का फैक्टर जो है उनके हाथ में नहीं है। एक और चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि रफ़ाल जो हैं अभी इंडिया के पास मौजूद हैं 5 की तादाद में। अपेरेंटली अभी अम्बाला एयरबेस में सारे के सारे मौजूद हैं। सो जहाँ हम रफ़ाल की बात कर रहे हैं, एक और चीज़ भी गो के अभी नहीं लेकिन काफ़ी अर्सा पहले रफ़ाल के बारे में सामने आई थी, लेकिन मैं इस पर डिस्कशन नहीं कर सका था। तो जब अम्बाला एयरबेस में यानी इंडियन रफ़ाल जो हैं लैंड किए गए थे इंडिया की टेरिटरी के अंदर, तो वहाँ पे फ्लाइंग पायलट्स की जानिब से एक ग्रुप पिक्चर ली गई थी। अब रफ़ाल को डिटेल से देखें तो उसके एजेस पे उसकी पेंटिंग्स जो हैं बहुत रफ़ की गई हैं, या अगर मैं ये कहूँ कि इसके फिनिशिंग टचेस जो हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं किए गए हैं, तो शायद ये प्रॉपर अल्फाज होंगे। इसका क्या ये मतलब था कि इंडिया को किसी किस्म के स्पेयर रफ़ाल दिए गए हैं या क्या? एक और चीज़ जो इस फाइटर जेट के हवाले से थी जो कि फिगर आउट की गई थी वो ये कि RB003 जो है बहुत से सेंसर्स जो हैं उसके गायब हैं। तो ये काफ़ी हैरानकुन बात थी। तो इसकी अभी तक जो है 2 एक्सप्लेनेशन ही मुझे सामने नज़र आई हैं या जो मैं ऑब्ज़र्व कर चुका हूँ। पहली तो ये हो सकती है कि जो 5 रफ़ाल इंडिया भेजे गए हैं उनमें RD003 को अभी नहीं भेजा गया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसे सिर्फ तस्वीर खिंचाने के मकसद से इस्तेमाल किया गया हो और इसे अभी डिसॉल्ट में मुकम्मल तौर पर तैयार ना किया गया हो। दूसरी जो इस हवाले से एक्सप्लेनेशन मैं सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ वो ये कि चूँकि इंडियन पायलट्स ने भी जो है अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की थी
बहुत से रफ़ाल्स पे, तो इन रफ़ाल्स को उड़ाने के लिए ऐसा हो सकता है कि RB003 रफ़ाल का इस्तेमाल किया गया हो। तो ऐसा हो सकता है कि पायलट्स ने अपने चंद जो फ्लाइंग आवर्स जो हैं वो RB003 रफ़ाल पे कंप्लीट किए गए हों, जिसकी वजह से हमें इस फाइटर जेट में कुछ डिटीरिएशन देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वो बेसिकली मैं बहुत ही एग्जैजरेटेड कह रहा हूँ, और जनरली इस चीज़ का कपल 100 आवर्स से भी नहीं, बल्कि ये इफ़ेक्ट जो है कपल 1000 आवर्स में जाके देखने को मिलता है। एक और रीज़न शायद ये हो सकती है कि चूँकि ओरिजिनली ये रफ़ाल सितंबर के करीब मिलने थे या अर्ली अक्टूबर में इनकी डिलीवरी होनी थी, लेकिन चूँकि चाइना ने इन पे इतना प्रेशर डाला हुआ था और सुखोई Su-30MK उनके काम नहीं कर रहे थे उस टाइम पे, और हालात का इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको अपने नेवल MiG-29 के इंडिया और चाइना के टेंशन वाले एरियाज़ में भेजने पड़ रहे थे, क्योंकि शायद सुखोई Su-30 जो है उनको किसी किस्म की मदद नहीं दे रहा था। तो इस वजह से जल्दी में उनकी प्रोडक्शन या फिनिशिंग टचेस को सही तरह से परफॉर्म नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी सेंसर्स वाली चीज़ जो है वो बहुत ही हैरानकुन चीज़ है। लेकिन अगर ये केस है तो ना जाने कितने ऐसे टेस्टिंग प्रोसेसेस होंगे जो शायद प्रॉपर्ली परफॉर्म ना किए गए हों, कितने ही ऐसे क्वालिटी एश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं या मेयर्स हो सकते हैं जिनको पूरी तरह चेक ना किया गया हो। या एक और केस भी हो सकता है, और वो ये कि इंडिया ने जानबूझ के इन फाइटर जेट पे इक्तफा किया गया हो। रफ़ाल के हवाले से बहुत से करप्शन के स्कैंडल जो हैं वो सामने थे, और कुछ दिन पहले रफ़ाल की फ़ाइल भी जो है वो कोर्ट के अंदर से गायब हो गई थी। तो रफ़ाल के हवाले से बहुत से करप्शन के स्कैंडल सामने थे, और अगर इस एंगल से भी देखें तो चीज़ें सारी की सारी ठीक तरीके से जुड़ती हुई नज़र आती हैं। अगेन जो मैं कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि वो ठीक ही हो, लेकिन जो एविडेंस सामने नज़र आ रहे हैं वो यकीनन कुछ सस्पिशंस को पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 27 अगस्त को अपना सेंटर ऑफ AI एंड कंप्यूटिंग का डिपार्टमेंट जो है इस्लामाबाद के अंदर इस्टेब्लिश किया है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ मुजाहिद अनवर खान मौजूद थे इसकी इनॉग्रेशन के दौरान। प्राइमरी मकसद इसका सिविल और मिलिट्री स्फेयर्स के अंदर AI बेस R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना है। पाकिस्तान एयरफोर्स के मैनिफेस्टो में ये बेसिकली प्रोजेक्ट अज़म के अंदर आती है। इसका फ़ायदा हमारे मौजूदा एविएशन इंडस्ट्री और एग्जिस्टिंग फाइटर जेट्स में भी होगा, लेकिन इसकी डेवलपमेंट का एक बड़ा मकसद जो है इस प्रोजेक्ट अज़म के तहत हमारे स्टेल्थ जेट की तैयारी में होगा, जिसे सिर्फ नाम की खातिर अभी हम PFX कहकर बुला सकते हैं। तो PFX की डेवलपमेंट जो है इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगेन जब हम AI की बात चल रही है तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। मुस्तकबिल को ध्यान में रखते हुए इसकी अहमियत का अंदाज़ा शायद चंद दिन पहले हमें देखने को मिला था। डारपा ने एक एक्सपेरिमेंट कॉन्टेस्ट करवाया था F-16 के दरमियान, जिसमें एक साइड जो है AI की तरफ से डिसीजन कर रही थी और दूसरी तरफ जो है एक वेटरन F-16 पायलट इसके मुकाबले पे मौजूद था, और AI ने बेसिकली क्लीन स्वीप कर दिया था। 5-0 से AI ने अपनी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट को हराया था। हालांकि राउंड्स के दरमियान जो मैचेस हुए थे उसमें ह्यूमन पायलट ने AI को कई दफ़ा ज़रूर हराया था। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस की निशानी है। टू बी ऑनेस्ट इवन जो मौजूदा जेट्स हैं जैसे हमारे F-16 उसमें भी आप कह सकते हैं कि एक हद तक AI इस्तेमाल हो रही है। फेडेक यानी फुल अथॉरिटी, डिजिटल इंजन कंट्रोल या फ्लाई बाय वायर जैसे फीचर्स इसी जानिब जो है अप्रोच हैं। उसके बाद मल्टी डिस्प्ले से जो सिंगल डिस्प्ले पैनल्स हैं, या इवन जो टेम्पेस्ट का प्रोजेक्ट है उसमें जो है 3D होलोग्राफिक पैनल्स मौजूद हैं या प्रोजेक्ट किए गए हैं, ये इसी चीज़ की जानिब इशारा है। लेकिन ऑफ कोर्स इंसानी एलिमेंट इसमें मौजूद होना चाहिए जो इलॉन मस्क की थ्योरी को सपोर्ट करता है। ह्यूमन की इनपुट जो है ऑफ कोर्स एक फाइटर जेट में, जहां अगर वो इमरजेंसी में 9 Gs पुल करता था तो इस वक्त वो ख़ुद भी फिज़िकली और डिसीजन वाइज एक बहुत अजीब सी कंडीशन में होता है, जबकि AI को ये प्रॉब्लम नहीं है। तो आई गेस ड्रोन्स जो कि इवेंचुअली फाइटर जेट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, जो कि ह्यूमन लिमिट से कई गुना ज़्यादा G फोर्स को पुल कर सकेंगे, लेकिन ह्यूमन एलिमेंट जो है उसमें ज़रूर लाजमी मौजूद होगा। इस तरह के ऑब्जेक्ट जो हैं आगे चल के नज़र आ सकते हैं, और नेचुरली हमें भी उसके लिए प्रिपरेशंस करनी ज़रूरी हैं। और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।